स्टार्ट करते हैं। कल हमने 4 मेजर रीजंस जो भी ना मार्केट फेलियर के वो देखे थे। कौन से थे 4 मेजर रीजंस? फर्स्ट वन वाज मार्केट पावर, उसी को आप मोनोपोली पावर भी बोल सकते हो, मोनोपोली पावर भी बोल सकते हो। सेकेंड वन क्या था? सेकेंड वन वाज एक्सटर्नैलिटी, एक्सटर्नैलिटी। थर्ड वन पब्लिक गुड्स, और उसके बाद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो अब ये चारों केसेस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे करेगी, जो भी मार्केट फेलियर हो रहा है उसको करेक्ट करने के लिए, वो हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। ओके। और ये चार चीजें छोड़ के भी कुछ अलग डिस्कशन भी रहेगा जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी। सो फर्स्ट केस इज गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन केस ऑफ मार्केट पावर। मार्केट पावर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा गवर्नमेंट? रूल्स एंड रेगुलेशंस टू प्रमोट कंपटीशन, कंपटीशन बना रहे, मोनोपोली वाला सिचुएशन क्रिएट ना हो। इसलिए हमारे कंट्री में कौन सा एक्ट है? कंपटीशन एक्ट 2002, which is amended in 2007। competition act 2002 which is amended in 2007। और यूएस का कौन सा लॉ है कंपटीशन के रिगार्डिंग? एंटी ट्रस्ट लॉज, नाम याद रखना है, यूएस का एंटी ट्रस्ट लॉ। यूके का कंपटीशन एक्ट ही है, ईयर है 1998, ईयर है 1998। ये क्या करते हैं? दीज आर डिजाइन टू प्रमोट कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी। ओके, मतलब ऐसे जो भी एक्टिविटीज है जो कंपटीशन के अगेंस्ट चल रहे हैं उनको रोकेंगे। ओके, हेल्थी कंपटीशन बना रहे, मतलब मार्केट पावर, मोनोपोली पावर ऐसा कुछ ना हो। एम एट प्रोहिबिटिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन कोल्यूजन्स। अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन कोल्यूजन्स मतलब कुछ फर्म्स एक साथ आ गए। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा? कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा, मोनोपोली पावर या फिर मार्केट पावर क्रिएट होगा, तो उसको रिस्ट्रेन करेंगे, रोकेंगे। अदर मेजर्स क्या है? मार्केट लिबरलाइजेशन, मतलब मोनोपोली वाला स्ट्रक्चर छोड़कर आप अलाउ करो इंडस्ट्री में दूसरे भी फर्म्स को। कंट्रोल्स ऑन मर्जर्स एक्विजिशंस, मर्जर एक्विजिशन रोकने से क्या होगा? मोनोपोली वाला सिचुएशन नहीं रहेगा। प्राइस कैपिंग, प्राइस रेगुलेशन, प्रॉफिट और रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन, ऑल दीज आर रिगार्डिंग प्राइस सेटिंग। प्राइस सेटिंग करके दिया है आपको गवर्नमेंट ने। पैट्रोनेज टू कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर एसोसिएशन को पैट्रोनेज क्यों देना है? तो उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए इसलिए। टफ इन्वेस्टिगेशंस इनटू कार्टेलाइजेशन, कोल्यूजन वगैरह अलाउड नहीं है हमारी इकोनॉमी में, इलीगल है। प्रिडेटरी प्राइसिंग, ओके, तो इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सो दैट मार्केट पावर क्रिएट ना हो। मोनोप्सोनी पावर ऑफ फर्म, मोनोप्सोनी मतलब मोनोपोली, मतलब आप बोलते हो सिंगल सेलर, मोनोप्सोनी मतलब सिंगल बायर। सिंगल बायर वाला भी केस रहेगा, सिंगल बायर वाला भी केस रहेगा तो भी मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली वाला सिचुएशन आ जाएगा। ओके, इंस्टेड ऑफ मोनोपोली वर्ड आई विल यूज मोनोप्सोनी, मतलब बायर एक अकेला है, बायर एक अकेला है तो उसके पास कंट्रोल आ जाएगा, उसके पास कंट्रोल आ जाएगा, वो भी नहीं चलेगा। ओके, रिडक्शन इन इंपोर्ट कंट्रोल, इंपोर्ट कंट्रोल कम कर दो सो दैट कंपटीशन बना रहेगा डोमेस्टिक मार्केट में भी। नेशनलाइजेशन इस सेंस में आया है कि जैसे कि बैंक नेशनलाइज हो गए, मतलब प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट हो गए। ओके, प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट करना। अब इसके अपोजिट हमने कुछ देखा है कि बहुत बार ना गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है मोनोपोली पोजीशन फर्म्स की, जैसे कि उन्होंने कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट बनाए तो थ्रू पेटेंट एंड कॉपीराइट लॉ, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। और क्या है? परमिटेड नेचुरल मोनोपोली, परमिटेड नेचुरल मोनोपोली मतलब ऐसा सिचुएशन जहां पर ना अगर पूरा आउटपुट, एंटायर आउटपुट कोई एक ही फर्म प्रोड्यूस करे तो कॉस्ट कम रहेगी। ओके, एंटायर आउटपुट अगर कोई एक ही फर्म प्रोड्यूस करे तो कॉस्ट कम रहेगी। तो यूजुअली गवर्नमेंट क्या करता है? ये एक तो खुद ही प्रोडक्शन करता है, प्रोविजन ऑफ सर्विस करता है, और एल्स क्या करेगा? किसी प्राइवेट प्लेयर को दे देगा और उसे खुद रेगुलेट करेगा, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा प्राइसेस जो भी रहेंगे। ओके, एग्जांपल दिए है परमिटेड नेचुरल मोनोपोली में इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाईज। ये हो गया आपका गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन टू मिनिमाइज द मार्केट पावर। नेक्स्ट केस इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट द एक्सटर्नैलिटी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट द एक्सटर्नैलिटीज। अब प्रॉब्लम क्या था एक्सटर्नैलिटीज में कि वो जो एक्सटर्नल कॉस्ट है ना उनको कंसिडर ही नहीं कर रहे हो डिसीजन मेकिंग करते हो। ओके, अगर उनको आप कंसिडर करो, इंटरनलाइज करो और डिसीजन मेकिंग लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। करेक्ट प्राइसिंग, राइट प्राइसेस, राइट क्वांटिटी सेट होगी। So these externalities need to be internalized while making buying and production decisions.
ओके यही सॉल्यूशन है कि इंटरनलाइज करो एक्सटर्नलिटी को, एक्सटर्नल कॉस्ट कंसिडर करो। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने नेगेटिव एक्सटर्नलिटी पोल्यूशन की ली है और कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशन बताए। ओके गवर्नमेंट के इंटरवेंशन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, हम पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात कर रहे हैं अभी के लिए। तो दो टाइप के रेगुलेशंस रहेंगे, एक तो डायरेक्ट कंट्रोल और रेगुलेशन, दूसरा है मार्केट बेस्ड पॉलिसीज। अब डायरेक्ट कंट्रोल और रेगुलेशन मतलब क्या है, ओपनली रेगुलेट करेगा गवर्नमेंट, जो जनरेट कर रहा है ना नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज उसको कुछ कमांड सॉल्यूशन दे देगा। मतलब एग्जांपल दिए कुछ, डायरेक्ट कंट्रोल करना मतलब क्या है, एक तो आप इमिशन स्टैंडर्ड फिक्स कर दो, इतने इतने लिमिट तक ही आप इमिशन कर सकते हो, पोल्यूशन कर सकते हो, उसके आगे जाओगे तो पेनल्टीज या फिर क्रिमिनल लाइबिलिटीज आप पे चार्ज की जाएगी। लाइसेंसिंग कंपलसरी कर दो, ओके सबको प्रोडक्शन अलाउड नहीं है, प्रोडक्शन कोटाज भी आप लिमिट कर दो। ओके और कुछ चीजों के केस में, कुछ गुड्स और सर्विसेज के केस में प्रोडक्शन ही प्रोहिबिट कर दो। या फिर और क्या है केस, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज बैन, ये भी क्या कर दिया आपने कि ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ना हो इसलिए आपने डायरेक्टली रेगुलेट किया। स्ट्रिंजेंट रूल्स किस केस में, टोबैको एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, या फिर आप कुछ लॉ वगैरह पास कर सकते हो जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और मे लिमिट द अमाउंट ऑफ सर्टेन पोल्यूटेंट्स। कैसे कर सकते हो, तो यूज द पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस और यूज पोल्यूशन अबेटमेंट मैकेनिज्म। ये पोल्यूशन अबेटमेंट मैकेनिज्म या फिर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस क्या है, अगर आपका फर्म कुछ पोल्यूशन कर रहा है, जनरेट कर रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने एनवायरमेंट के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें करनी है, जैसे कि आपने कुछ पोल्यूट किया है रिवर को वगैरह, तो रिवर क्लीनिंग का कुछ काम करो, या फिर आप क्या करो एनवायरमेंट के लिए, तो कुछ ट्री प्लांटेशन वगैरह एक्टिविटीज कंडक्ट करो, तो उसमें कुछ खर्चा आएगा, तो एज इफ आपने पोल्यूशन जो किया है ना उसके लिए कॉस्ट इनकर कर लिया, तो आपने इंटरनलाइज कर दिया उस कॉस्ट को। ओके डिसीजन मेकिंग में आ गया। या फिर कुछ स्पेशल बॉडीज फॉर्म करेंगे, बोर्ड्स फॉर्म करेंगे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। अब ये पहले वाला केस जो हमने अभी डिस्कस किया है, दिस इज डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्टली रेगुलेट करेगा, डायरेक्टली कंट्रोल करेगा। ओके अब ये मार्केट बेस्ड पॉलिसीज क्या है, मार्केट बेस्ड पॉलिसीज मतलब ये ऑपरेट करेगा थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। क्या करोगे आप मार्केट बेस्ड अप्रोच में, थ्रू प्राइस मैकेनिज्म चीजें चेंज करोगे, मतलब यू आर ट्राइंग टू, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अल्टर द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस किस चीजों को यूज करके, तो टैक्सेस एंड सब्सिडीज को यूज करेगा, टैक्सेस और सब्सिडीज को यूज करके गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अल्टर द प्राइसेस, और प्राइसेस चेंज होंगे तो अकॉर्डिंगली क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड भी चेंज होगी। ओके अप्रोच ऐसा रहेगा मार्केट बेस्ड अप्रोच, प्रोवाइड इकोनॉमिक इंसेंटिव। अब इसमें भी दिस इज अचीव्ड बाय, दो मेथड है आपको, एक तो प्राइस को डायरेक्टली सेट करो, डायरेक्टली सेट करो कैसे, पोल्यूशन टैक्स नाम का टैक्स लगा दो, तो मुझे बोलो पोल्यूशन टैक्स लगाओगे तो प्राइस को डायरेक्टली चेंज कर रहे हो आप, वो टैक्स का अमाउंट प्राइस में ऐड हो जाएगा। और दूसरा केस क्या है, प्राइस को आप सेट करो इनडायरेक्टली, प्राइस को इनडायरेक्टली सेट करना है मतलब ईच एंड एवरी पर्सन पर चार्ज किया जाएगा टैक्स, ऐसा नहीं, वहां पे आ जाएगा कैप एंड ट्रेड सिस्टम। दोनों देखेंगे पोल्यूशन टैक्स और कैप एंड ट्रेड सिस्टम, दोनों में प्राइस को ही अल्टर कर रहे हो, एक में डायरेक्टली अल्टर कर रहे हो, दूसरे में इनडायरेक्टली। ओके डायरेक्टली कौन से वाले केस में, पोल्यूशन टैक्स में आप प्राइस में डायरेक्टली ऐड करोगे टैक्सेस, और इनडायरेक्टली कैप एंड ट्रेड सिस्टम में। पोल्यूशन टैक्सेस वाला जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है, ACPGO। ओके ये जो इकोनॉमिस्ट है इन्होंने ये पोल्यूशन टैक्सेस, इवन मैं बोलूं अगर पोल्यूशन सब्सिडीज बोलकर भी कॉन्सेप्ट के लिए किसने दिया है पूछ लिया है तो आपने ACPGO ही नाम देना है इकोनॉमिस्ट का। ओके तो यहाँ पे क्या है, टैक्सेस लगाओगे जिसको, जिसने पोल्यूशन किया है, ओके मेकिंग द पोल्यूटर पे, और इससे क्या हो जाएगा, टैक्स की वजह से आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया प्राइसेस बढ़ा दोगे, प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगा। डोंट यू थिंक आपने वो जो भी पोल्यूशन का एक्सटर्नलिटी है उसको इंटरनलाइज कर दिया पोल्यूशन टैक्सेस लगा के, पोल्यूशन टैक्सेस लगा के, और आपका जो भी आउटपुट सेट होगा और जो प्राइस सेट हो रही है अभी एक्चुअली प्राइस और एक्चुअल आउटपुट जो होना चाहिए प्रॉपरली। ओके प्रॉब्लम क्या है इस मेथड में पोल्यूशन टैक्स चार्ज करने में, तो प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा ये है कि आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हो
कि किसको कितना टैक्स लगाना है या फिर कितना पोल्यूशन हो रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अगर गुड का डिमांड, जो प्रोडक्ट आपका है, ओके, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते वक्त, प्रोडक्शन करते वक्त आप पोल्यूट कर रहे हो एनवायरमेंट को, उसका डिमांड अगर इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक मतलब क्या है, लोगों को ना प्राइस का उतना फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को प्राइस का उतना फर्क नहीं पड़ता है, उनके डिमांड में ज्यादा इम्पैक्ट दिख के नहीं आता है। तो मुझे बोलो, प्राइस का फर्क अगर नहीं पड़ रहा है, आपने टैक्सेस चार्ज किए, उसकी वजह से प्राइस बढ़ गया, फिर भी आपका डिमांड एज सच कम नहीं होगा। ओके, सो ओनली हैव इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट इन रिड्यूसिंग डिमांड, ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा जहां पे इनइलास्टिक डिमांड है। और दूसरा और एक तीसरा केस क्या है, पोल्यूशन टैक्सेस ज्यादा जहां पे रहेंगे, वहां से प्रोड्यूसर शिफ्ट हो जाएंगे ऐसे जगह पे, ऐसे कंट्रीज में जहां पे लोअर टैक्सेस रहेंगे। ओके, थ्री प्रॉब्लम्स आर देयर। फर्स्ट वन इज डिफिकल्टी टू डिटरमाइन, डिफिकल्ट है पोल्यूशन टैक्स डिटरमाइन करना। और दूसरा, डिमांड अगर प्रोडक्ट की इनइलास्टिक है तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा डिमांड पे, टैक्स की वजह से, टैक्स की वजह से डिमांड पे इफेक्ट उतना कुछ नहीं दिख के आएगा। और अगर पोल्यूशन टैक्सेस हाई है आपके कंट्री में, तो प्रोड्यूसर शिफ्ट हो जाएंगे, प्रोड्यूसर क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे कंट्री में जहां पे लोअर टैक्सेस हैं। ओके, आई होप पोल्यूशन टैक्सेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे थे प्राइस को, डायरेक्टली प्राइस चेंज किया आपने, डायरेक्टली प्राइस चेंज किया, फिर सेट की बोलूंगी मैं। नेक्स्ट केस इज कैप एंड ट्रेड सिस्टम। यहाँ पे क्या है, कैप एंड ट्रेड सिस्टम मतलब ना आप ट्रेडेबल परमिट्स यूज करोगे, मतलब क्या है, एक लिमिट लगा दी आपको। ट्रेडेबल परमिट मतलब एक लाइसेंस दे दिया जिसपे आपको अलाउ किया जाएगा, इतने इतने यूनिट तक ही पोल्यूशन कर सकते हो आप, इतने इतने पीरियड के लिए। ओके, लेस पोल्यूशन अगर करोगे, आपके पास बचा रहेगा आपका जो लिमिट दिया हुआ है, आपका जो लिमिट दिया हुआ है ट्रेडेबल परमिट में, कम पोल्यूशन करोगे तो बच जाएगा लिमिट, और वो जो बच गया है ना लिमिट, उसको सेल कर सकते हो। वो जो आपके ट्रेडेबल, नाम में ही ट्रेडेबल बोला है, ट्रेडेबल मतलब आप सेल कर सकते हो दूसरों को, जो आपको परमिशन दिया हुआ है। ओके, सो लेस पोल्यूशन अगर कर रहे हो तो यू कैन सेल योर परमिट एंड अर्न मनी। तो मैं बोलूंगी, ऐसा अगर केस है, आपने कम पोल्यूशन किया, आपने परमिट सेल किया, उससे पैसे मिले, तो ओवरऑल लेवल पे कॉस्ट कम लगेगी, कॉस्ट कम लगेगी तो प्राइस कम चार्ज करोगे, प्राइस कम चार्ज करोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा रहेगा। ओके, ओवरऑल लेवल पर फायदा ही फायदा होगा। जो लो पोल्यूटर्स है ना, लो पोल्यूटर्स, उनको एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा सरप्लस परमिट से, और उसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेटिव और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। और जो हाई पोल्यूटर्स है ना, उनका प्रॉब्लम क्या होगा, खुद का तो परमिट पूरा यूज हो गया, ओके, ट्रेडेबल परमिट पूरा यूज हो गया, दूसरों से खरीदना पड़ेगा, तो खरीदना पड़ा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो यू आर गोइंग टू बी लेस कॉम्पिटेटिव, लेस प्रॉफिटेबल। ओके, सो इंसेंटिव क्या रहेगा कि पोल्यूशन कम से कम करना है। ओके, पोल्यूशन कम से कम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, मतलब इस पे एमसीक्यू आता है, कौन सी मेथड है जो एडमिनिस्ट्रेटिवली चीप एंड सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिवली चीप एंड सिंपल टू इम्प्लीमेंट। हमने देखा पोल्यूशन टैक्स वाला प्रॉब्लमेटिक है, हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे टैक्स कितना। ओके, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, लेकिन ये कैप एंड ट्रेड सिस्टम अच्छा है ना, चीपर है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे आगे डिस्कशन क्या है, कैप पुट्स अपर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट बता देगा आपकी कितना आप कर सकते हो पोल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे भी अगेन मैं बोलूँ, सेम जो हमने पोल्यूशन टैक्स में पढ़ा, अगर आपका प्रोडक्ट इन इलास्टिक डिमांड वाला है, आपका जो प्रोडक्ट है ना, उसका जो इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिक है, डिमांड जो है ना इन इलास्टिक डिमांड है, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस का उतना ज्यादा। सो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो रहा है ना, यू कैन इजीली शिफ्ट ऑन द पीपल हु आर परचेसिंग द प्रोडक्ट, क्योंकि लोग तैयार हो जाएंगे, थोड़ा प्राइस आप बढ़ा भी दो ना, लोग उतना कुछ शिफ्ट नहीं करेंगे, मतलब चेंज नहीं करेंगे डिमांड उनका। सो ये इनइलास्टिक डिमांड के केस में प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। ओके, सो द टू इंटरवेंशंस मेंशन्ड अबाउट, परमिट्स एंड टैक्सेस, दोनों में मार्केट फोर्स यूज हुए, क्योंकि आपका प्राइस चेंज हो रहा था, अल्टर हो रहा था, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। ओके, सो द पोल्यूटर्स आर फोर्स टू कंसिडर द पोल्यूशन एज अ प्राइवेट कॉस्ट, पोल्यूशन को हमने क्या कर दिया, हमारे प्राइवेट कॉस्ट में ही एज इफ इंक्लूड किया। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि एक्सटर्नल कॉस्ट जो भी था ना पोल्यूशन का, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ गया, इंटरनलाइज कर लिया एक्सटर्नैलिटी को। ओके, इन दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नैलिटी, जो आपका मार्केट फेलियर का रीजन हो रहा है। ओके, अब कुछ चीजें एक्स्ट्रा आई है जो याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि ये ट्रेडेबल परमिट्स वाला कॉन्सेप्ट है ना,
यूज हुआ है अर्ली 1980s में, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में। 1994 में कैप एंड ट्रेड सिस्टम जो है यूज किया गया सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन के लिए। 1994 में यूनाइटेड स्टेट में कैप एंड ट्रेड सिस्टम सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन के लिए यूज किया गया। हमारे इकोनॉमी में, हमारे कंट्री में क्या क्या है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम है, कार्बन टैक्स है, रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, इंटरनल कार्बन प्राइसिंग, ओके, ऐसी कुछ चीजें हैं। और 2017 में जब जीएसटी आया तो कोल सेस नाम का एक कॉन्सेप्ट था, उसको एबॉलिश करके रिप्लेस कर दिया गया जीएसटी कॉम्पेंसेशन नाम से। ओके, 2017 में आया ना जीएसटी, 1 जुलाई 2017 में, तो पहले कोल सेस था, उसको एबॉलिश करके जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस कर दिया 2017 में। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम शुरू कर दिया। ओके, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, एज इफ मैं बोलूँ ये कैप एंड ट्रेड का सिस्टम शुरू हो गया। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का तो हमने डिस्कशन नहीं किया, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ठीक है, उसको ना आप बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटरनलाइज करो। अब पॉजिटिव का भी ऐसा ही है इनका कहना। अब पॉजिटिव में आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो उसको भी आपने क्या करना है, इंटरनलाइज करना है। अब बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं, मतलब बेसिकली पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मतलब जो प्रमोट करेंगे वेलफेयर, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगा पॉलिसीज टू प्रमोट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। ओके, गवर्नमेंट क्या करेगा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के केस में, करेक्टिव सब्सिडीज देगा। अब अच्छा काम कर रहे हो तो आपको कुछ कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ओके, अच्छा कर रहे हो काम, कुछ तो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, सब्सिडीज प्रोवाइड करेगा करेक्टिव। किसको किसको, प्रोड्यूसर्स को भी, कंज्यूमर्स को भी। प्रोड्यूसर्स को कब, प्रोड्यूसर्स अगर कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रहे हैं तो उनका सप्लाई बढ़ाने के लिए उनको सब्सिडीज दे रहा है, मतलब ही फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है। उससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ, प्राइस कम चार्ज करोगे, प्राइस कम चार्ज करोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा रहेगा। ओके, अकॉर्डिंगली सब कुछ चेंज होगा। फर्टिलाइजर का सब्सिडी इज एन एग्जांपल। कंज्यूमर को क्या देगा सब्सिडी, तो इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर द गुड। क्या एम रहेगा सब्सिडी देते वक्त, कि डिमांड फॉर गुड बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहा है, जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन क्रिएट्स पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, उसके लिए ना सब्सिडी दे दो, उसके फी फॉर एजुकेशन पर कुछ सब्सिडी दे दो, मतलब कम प्राइस में या फिर कम फीस में यू आर गोइंग टू टेक एजुकेशन, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, तो प्रॉपर राइट क्वांटिटी में मेरिट गुड यूज किए जाएंगे। ओके, हुज एक्सटर्नलिटीज आर वास्टली पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है ना, तो नॉर्मली गवर्नमेंट क्या करता है, खुद ही उस मार्केट में एज अ एंटरप्रेन्योर उतर जाता है। जैसे कि पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, फंडामेंटल रिसर्च। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑल्सो एंगेज इन डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी, जैसे कि अफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, क्लीनिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्टिसाइड्स। ये खुद ही करेगा, क्योंकि इससे ना पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होगी क्रिएट, खुद ही गवर्नमेंट करेगा ये एक्टिविटीज। ओके, आई होप एक्सटर्नैलिटी वाला केस गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्लियर है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स मतलब पहले तो ऐसे गुड्स जिनका ना पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बहुत ज्यादा है और वो सोशली डिजायरेबल है। सोशली डिजायरेबल मतलब लोगों को चाहिए वो प्रोडक्ट्स। प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो दे आर अंडर प्रोड्यूस्ड, अंडर कंज्यूम, प्रोडक्शन भी कम होता है उनका और उनका कंजम्पशन भी कम होता है थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। मेरिट गुड मतलब क्या क्या, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर सर्विसेज, हाउसिंग, फायर प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक लाइब्रेरीज, म्यूजियम, पब्लिक पार्क्स। ओके, ये सारे सोशली डिजायरेबल है, इनका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे, क्वेश्चन आता है, मेरिट गुड्स आर अंडर प्रोड्यूस्ड एंड अंडर कंज्यूम्ड, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, तो क्या करेगा गवर्नमेंट, अभी कम प्रोडक्शन हुआ है, कम कंजम्पशन हुआ है, तो रिस्पॉन्स यही रहेगा, रिस्पॉन्स यही रहेगा कि रेगुलेट करो, सब्सिडीज दो, डायरेक्ट गवर्नमेंट खुद ही प्रोविजन करेगा वो गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, रेगुलेशन मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करो, पहले तो प्राइवेट प्लेयर्स को बोलो आप ये ऐसे ऐसे करना है। जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन कैसे इम्पार्ट करना है, द वे इन विच एजुकेशन इज टू बी इम्पार्टेड। दूसरी तरफ दूसरी तरफ क्या कर सकता है गवर्नमेंट, ये जो भी मेरिट गुड्स है, कंजम्पशन भी कम हो रहा है ना इसका, तो कंपलसरी कर दो, कंपलसरी कर दो, आपने ये सर्विसेज या फिर गुड्स लेना कंपलसरी है। जैसे कि इंश्योरेंस प्रोटेक्शन कंपलसरी कर दिया, जैसे कि हम लोग अभी टू व्हीलर वगैरह यूज करते हैं, ओके, आपको रोक के चेक किया जाता है,
जो भी ट्रैफिक पुलिस है क्या इंश्योरेंस आपके व्हीकल का? कंपलसरी कर दिया ना इनडायरेक्टली। ओके, इफ यू डोंट हैव द इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देन यू विल हैव टू पे द पेनल्टीज, जो भी उनकी पेनल्टीज है। तो इस तरीके से ये चीजें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करती है। ओके, इसीलिए इसको कंपलसरी किया है कि अंडर प्रोड्यूस्ड है, अंडर कंज्यूम्ड है ना, तो प्रोडक्शन प्रॉपर क्वांटिटी में हो, कंजम्पशन भी होना चाहिए, इसलिए कंपलसरी इम्यूनाइजेशन। ओके, ये भी एक केस रहेगा। देन गवर्नमेंट क्या करेगा? यूजेस लेजिस्लेशन टू एनफोर्स द कंजम्पशन। सेम केस बोलूंगी मैं, हेलमेट यूज करो, सीट बेल्ट यूज करो, अदरवाइज पेनल्टी चार्ज करेंगे हम लोग। ओके, कंपेल इंडिविजुअल टू कंज्यूम द गुड्स। अगेन सेम, ये तीनों जो भी पॉइंट्स है ना, मैं बोलूंगी सेम है। गवर्नमेंट कंपलसरी कर रहा है आपको, जो भी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करने वाले मेरिट गुड्स है आप नहीं कंज्यूम कर रहे हो, अंडर कंज्यूम्ड है, तो थ्रू कंपल्सन, थ्रू यूज ऑफ लेजिस्लेशन आपको ना कंज्यूम करना ही है, ऐसा बोला है गवर्नमेंट ने। ओके, राइट ऑफ अ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा फॉर एवरी चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years। ओके, सो अल्टीमेट एनकरेजमेंट टू कंज्यूम क्या रहेगा कि वो गुड्स को कंप्लीटली फ्री कर दो, जैसे कि फ्रीली अवेलेबल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। अगर नहीं ही कर रहे कंजम्पशन, आपने उनको कंपलसरी किया फिर भी नहीं कर रहे, तो आपने क्या करना चाहिए? फ्री में दे देना चाहिए जो भी ये प्रोडक्ट्स है, मेरिट गुड्स है। ओके, व्हेन मेरिट गुड्स आर डायरेक्टली प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्सटेंशियल डिमांड क्रिएट हो जाएगा, सब्सटेंशियल डिमांड क्रिएट हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से मेरिट गुड का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉब्लम क्या था मेरिट गुड में? तो अंडर प्रोड्यूस, अंडर कंज्यूम थे। उसको कैसे सॉल्व करोगे? गवर्नमेंट ने खुद ने डायरेक्ट प्रोविजन करना चाहिए, या फिर आप लेजिस्लेशन या फिर रेगुलेशन के थ्रू कंपलसरी करो कंजम्पशन। ओके, देन नेक्स्ट केस इज डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स मतलब सोशली अनडिजायरेबल होते हैं ये गुड्स, और ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। ओके, जैसे कि सिगारेट, अल्कोहल बोलूंगी मैं। ओके, और ये दिमाग में क्लियर रखना है, अगर कोई चीज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रही है मतलब डीमेरिट गुड रहेगी, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहा है, डीमेरिट गुड है क्योंकि सोशली अनडिजायरेबल है। दूसरी तरफ मैं बोलूँ, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप, प्रोडक्शन ऑफ स्टील चल रहा है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें ना कुछ आप कुछ चीजों का ऐसा इमिशन कर रहे हो जिससे पोल्यूशन हो रहा है। तो अगर ये प्रोडक्शन ऑफ स्टील पोल्यूशन कर रहा है, तो मैं बोलूंगी यहाँ पे क्या हो गया प्रॉब्लम? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। लेकिन लेकिन ये कोई डीमेरिट गुड नहीं है। स्टील कोई डीमेरिट गुड है क्या? स्टील कोई डीमेरिट गुड नहीं है, क्लैरिटी रखनी चाहिए। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है मतलब वो डीमेरिट गुड ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा। अगर सोशली अनडिजायरेबल है विथ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, तो ही आप उसको डीमेरिट गुड बोलोगे। ओके, स्टील पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इज देयर, बट इट इज नॉट एट ऑल सोशली अनडिजायरेबल, सो ये आपके डीमेरिट गुड में नहीं आ रहा है। ओके, अब डीमेरिट गुड का क्या प्रॉब्लम है? जैसे मेरिट गुड्स का क्या था? अंडर कंजम्पशन, अंडर प्रोडक्शन था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है ना, प्रोडक्शन और कंजम्पशन इज लाइकली टू बी मोर देन ऑप्टिमल। इनका ना जरा ज्यादा यूज हो रहा है, ज्यादा ही प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा ही कंजम्पशन हो रहा है। वहां पे कम कम था दोनों। मेरिट गुड्स के केस में अंडर प्रोडक्शन, अंडर कंजम्पशन, यहाँ पे क्या है? दोनों भी ज्यादा हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन, ओवर कंजम्पशन हो रहा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। तो गवर्नमेंट ने कैसे इंटरवेन करना चाहिए? बैन कर दो कुछ चीजें, बैन कर दो, या फिर नेगेटिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाओ, या फिर प्रोहिबिट करो कुछ चीजों का, आप एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करोगे डीमेरिट गुड का, प्रमोशन ही नहीं करोगे, या फिर लिमिट द एक्सेस टू द गुड्स। वल्नरेबल ग्रुप जैसे कि बच्चे वगैरह है, उनको आप एक्सेस ही मत दो ऐसे चीजों का, डीमेरिट गुड्स का। स्पेशल रेस्ट्रिक्शन मतलब स्मोकिंग इन पब्लिक स्पेस, जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पे स्मोक नहीं कर सकते हो। स्पेशल रेस्ट्रिक्शन मतलब स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन पुट किया है, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन पुट किया है। यूजुअली इम्पोजिंग हाई टैक्सेस, हाई टैक्सेस रख दोगे तो कॉस्टली हो जाएंगे, अनअफोर्डेबल हो जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट इज कैन फिक्स अ मिनिमम प्राइस बिलो विच डीमेरिट गुड शुड नॉट बी एक्सचेंज। मतलब ना आप गवर्नमेंट ही प्राइस सेट करके देगा, उस प्राइस के नीचे कोई सेल नहीं कर सकता है उस प्रोडक्ट को। ओके, बट प्रॉब्लम कहाँ पे? अगेन डीमेरिट गुड्स के केस में, जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल, इनके केस में क्या है? इनका डिमांड हाईली इनइलास्टिक है। डिमांड हाईली इनइलास्टिक मतलब क्या है? लोगों को ना फर्क नहीं पड़ता है जल्दी प्राइसेस चेंज का। मतलब आपने प्राइस बढ़ा दी, लोगों ने कंजम्पशन कम कर दिया, ऐसा नहीं होगा तुरंत। ओके, इन इलास्टिक मतलब क्या है? इन इलास्टिक मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस चेंज करोगे फिर भी
डिक्रीज इन डिमांड उतना नहीं होगा जितना आप चाहते हो। ओके, सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, भले ही आपने प्राइसेस बढ़ा दिए, भले ही अपने प्राइसेस, फिर भी इसका डिमांड कम नहीं होगा, फिर भी इसका कंजम्पशन कम नहीं होगा। ओके, सो इसके वजह से एट द एंड लास्ट रिसोर्ट कुछ है तो टोटली बैन करो। लास्ट रिसोर्ट कुछ है डीमेरिट गुड्स के केस में तो टोटल बैन इज द सेल्डम। ओके, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स के केस में क्या है, पब्लिक गुड्स का प्रॉब्लम क्या है मुझे बोलो पहले तो। पब्लिक गुड्स का प्रॉब्लम ये है, पब्लिक गुड्स राइट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं, मतलब ग्रॉसली अंडर प्रोड्यूस्ड बोलूंगी मैं। रीजन क्या क्या है वो आपको पता है ऑलरेडी। ओके, कि ये एक तो आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो किसी को, कलेक्टिव कंजम्पशन वाले गुड है, कलेक्टिव कंजम्पशन वाले गुड है, और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स। ओके, सो गवर्नमेंट को ना एक ही काम करना पड़ेगा, खुद ही प्रोविजन करे, खुद ही प्रोविजन करे पब्लिक गुड्स का, टू ओवरकम द फ्री राइडर प्रॉब्लम। ओके, जैसे कि डिफेंस एग्जांपल दिए पब्लिक गुड्स के, डिफेंस, एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लीगल सिस्टम, फायर प्रोटेक्शन, डिसीज प्रिवेंशन। एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड्स, एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड्स बोला है मतलब ऐसे पब्लिक गुड्स जिनको आप एक्सक्लूड कर सकते हो। एक्सक्लूडेबल मतलब लोगों को आप रोक सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो कि आप नहीं यूज कर सकते, जैसे कि पार्क्स, यूनिवर्सिटीज, म्यूजियम, वहां पे एंट्री फी रहेगा ना, मिनिमम यूनिवर्सिटी का फीस रहेगा, म्यूजियम का भी एंट्री फी रहेगा, उतना दे दो फिर ही जाओगे आप। ओके, सो दिस कैन बी फाइनेंस थ्रू एंट्री फीस, और गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड्स। या फिर क्या करता है गवर्नमेंट, लाइसेंस दे देगा प्राइवेट फर्म्स को कि आप ऐसे टाइप के पब्लिक गुड्स या फिर पब्लिक फैसिलिटी आप रेडी करो, उसके लिए फी भी चार्ज करो यूजर से, बस हम रेगुलेट करेंगे सब कुछ, आपने प्रोवाइड करना है, आपने ही कंडक्ट करना है, रेगुलेट करेंगे कि कितना एंट्री फी चार्ज करना है, कौन करेगा, गवर्नमेंट, और लाइसेंस दे देगा प्राइवेट प्लेयर्स को कि आप ही सब कुछ कंडक्ट करो, बस एंट्री फी कितना लेना है हम बताएंगे, या फिर आप जो भी फंक्शनिंग कर रहे हो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट वॉच रहेगा गवर्नमेंट का। ओके, बहुत बार कुछ पब्लिक गुड्स वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर प्राइवेट डोनेशन के थ्रू भी मिलते हैं। ओके, सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एज अ पब्लिक गुड्स। ओके, पब्लिक गुड्स बोलकर कंज्यूम या फिर प्रोड्यूस किए जाते हैं, जबकि जबकि वो प्राइवेट गुड्स बोलकर प्रोड्यूस और कंज्यूम हो सकते हैं, जैसे कि मुझे बोलो स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट जो है ना, एटॉमिक एनर्जी, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, या फिर प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एट एयरपोर्ट कर सकते हैं प्राइवेट प्लेयर्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इट में प्रूव डेंजरस टू द सोसाइटी, इसलिए ना ये चीजों को प्राइवेट में रखा ही नहीं है, उसको हम प्रोड्यूस और कंज्यूम पब्लिक गुड्स में ही ले रहे हैं। कौन से साइंटिफिक अप्रूवल ऑफ ड्रग्स, प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स सच एज एटॉमिक एनर्जी, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एट एयरपोर्ट्स, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को दे देंगे तो कुछ वहां पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इकोनॉमी के लिए या फिर मैं बोलूँ सोसाइटी के लिए। देन प्राइस इंटरवेंशन, नॉन मार्केट प्राइसिंग बोला है, नॉन मार्केट प्राइस कंट्रोल्स विच आर लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइस बोलूंगी। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग। अब फ्लोर और सीलिंग नाम है, फ्लोर मतलब मिनिमम और सीलिंग मतलब मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा सकते हो। ओके, मिनिमम प्राइस बायर्स आर रिक्वायर्ड टू पे और मैक्सिमम प्राइस सेलर्स आर अलाउड टू चार्ज। ये वर्डिंग बहुत जरूरी है, मे बी फ्लोर वर्ड रीड करके मिनिमम समझ में आ जाए, सीलिंग वर्ड रीड करके मैक्सिमम समझ में आए। मिनिमम जब बताते हो ना, मिनिमम बायर ने इतना पे करना चाहिए, मैक्सिमम जब बताते हो ना, मैक्सिमम सेलर ने इतना चार्ज करना चाहिए। बायर और सेलर वर्ड कहाँ पे आ रहा है देखो, एग्जाम्पल दिया है, फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेजेस, रेंट कंट्रोल। ओके, देन ये यूजुअली गवर्नमेंट कहाँ पे करती है तो प्राइमरी मार्केट में, मतलब हमारा जो भी एग्रीकल्चर मार्केट है ना वहां पे। इन केसेस ऑफ मेनी क्रॉप्स गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोग्राम चलाती है। ओके, क्या करेगा इससे गवर्नमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू गारंटी स्टेडी एंड एश्योर्ड इनकम्स टू द फार्मर। ओके, और क्या करता है गवर्नमेंट, कभी कभी प्राइसेस अगर बहुत ज्यादा बढ़ गए तो प्राइस सीलिंग लगा देगा कि मैक्सिमम इतना प्राइस चार्ज कर सकते हो, उसके ऊपर जाना नहीं है, प्राइस सीलिंग लगा देगा। ओके, सेलर्स को बोलेगा कि मैक्सिमम इसके ऊपर यू आर नॉट गोइंग टू चार्ज। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन केस ऑफ ग्रेन मार्केट कैसे कर सकता है, तो बफर स्टॉक, जब ना बहुत अच्छा हार्वेस्ट आया है तब परचेस करके रखेगा मार्केट से गवर्नमेंट और रिलीज कर देगा वो स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड्स व्हेन द प्रोडक्शन इज बिलो एवरेज, सो दैट प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। ओके,
देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर करेक्टिंग इंफॉर्मेशन फेल्योर। इंफॉर्मेशन फेल्योर याद है आपको, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, तो इससे प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि एडवर्स सिलेक्शन हो सकता है या फिर मॉरल हैजार्ड होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, मैंडेटरी कर दो कि एक्यूरेट लेबलिंग करो, कंटेंट डिस्क्लोजर करो, जैसे कि लेबलिंग ऑन सिगरेट पैकेट्स, डिस्प्ले ऑफ न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, जो भी फूड पैकेजेस है उस पे, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन कंपलसरी जैसे सेबी करता है। देन पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, लोगों को नॉलेज मिलता रहे। रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड, लेस परसुएसिव होना चाहिए, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ज्यादा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट। ओके, गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन याद आना चाहिए। और आप क्या करोगे, ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के थ्रू आपने टैक्स कलेक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो बांटना है पुअर सोसाइटी में, तो कैसे बांटोगे, अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन देकर, ट्रांसफर पेमेंट्स देकर, सब्सिडीज देकर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जॉब रिजर्वेशन, लैंड रिफॉर्म्स, जेंडर सेंसिटिविटी बजटिंग, टारगेटेड बजटरी एलोकेशन, मतलब जो इकट्ठा किया है ना आपने प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स से, तो वो प्रॉपरली एलोकेट करो थ्रू योर बजट। ओके, देन ब्लैक इकोनॉमी के केस में क्या करेगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगा, फिर भी प्रॉब्लम क्या है, ये चलता रहेगा। ओके, बिहाइंड द कर्टन्स बोलूंगी मैं। देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो ट्राई कर रहा है ये इन मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यहाँ पे प्रॉब्लम हमने पहले भी डिस्कस किया है, इफिशियंसी और इक्विटी में प्रॉब्लम आएगा, इफिशियंसी और इक्विटी में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। सो यहाँ पे ये जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स रेट लगा रहे हो ना, उसकी वजह से ना डिसइंसेंटिव बोलकर काम करेगा एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप के लिए। ओके, उससे क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू रिड्यूस द इफिशियंसी व्हाइल इंक्रीजिंग द इक्विटी। लेकिन जस्टिफाइड है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, इक्विटी को ग्रेटली अप्रिशिएट करेंगे एज कंपेयर टू इफिशियंसी। ओके, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए इक्विटी इफिशियंसी में, हमने डिस्कस किया था, उसको हमने बोला था डेड वेट कॉस्ट कुछ बोला था, इफिशियंसी कॉस्ट। ओके, कम से कम लगे। नेक्स्ट, अब ये गवर्नमेंट जो भी इंटरवेंशन कर रहा है, ट्राई करता है कि इफेक्टिव हो, बट मुझे बोलो हर बार जरूरी है क्या, गवर्नमेंट ने जिस ऑब्जेक्टिव से किया है वो प्रॉपरली फुलफिल हो गया, जो भी इनका टारगेट था गवर्नमेंट का इंटरवेंशन टू करेक्ट द मार्केट फेलियर, हुआ ही नहीं समझो, तब बोलोगे गवर्नमेंट फेल्योर, तब उस कॉन्सेप्ट को बोलोगे गवर्नमेंट फेल्योर। गवर्नमेंट फेल्योर की वजह से क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंसीज क्रिएट होंगी, लीड्स टू मिस एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। क्या हो गया, आपने ना पैसे लगाए, ओके, आपने इंटरवेंशन किया, इनइफेक्टिव हो गया, मतलब क्या, आपने जो भी रिसोर्सेज उसके पीछे लगाए वेस्ट हो गए, इनइफेक्टिव, इंटरवेंशन इज इनइफेक्टिव कॉजिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और क्या हुआ, आपने ट्राई किया कि वो जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, उसकी वजह से सॉल्व होने की जगह फ्रेश एंड मोर सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, फ्रेश एंड मोर सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, तब बोलोगे गवर्नमेंट फेल्यूर। ओके, गवर्नमेंट फेल्यूर क्लियर रखना, क्रिएट्स इनइफिशियंसी, लीड्स टू मिस एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। गवर्नमेंट फेल्यूर मतलब जो इंटरवेंशन इन्होंने किया इनइफेक्टिव हो गया, उसका असर ही नहीं हुआ, असर नहीं हुआ, बट आपने तो रिसोर्सेज डाले थे वहां पे, तो वेस्टेज हो गया रिसोर्सेज का, और कुछ अच्छा तो नहीं हुआ, उल्टा प्रॉब्लम्स बढ़ गए, फ्रेश एंड मोर सीरियस प्रॉब्लम्स गेट्स जनरेटेड। ओके, तो ये जो भी चैप्टर 7 है उसका यूनिट 2 हमने कंक्लूड कर दिया है अभी रिवीजन में। और ये जो चैप्टर 7 है ना, कंप्लीट इन ऑल इसका जो वेटेज है 10 मार्क्स का है, जो इंस्टीट्यूट ने आईसीएआई बोर्ड ऑफ स्टडीज पर दिया है कि 10% वेटेज इज देयर टू चैप्टर 7। तो अकॉर्डिंगली 10 मार्क्स के लिए आने वाला है पेपर में, 10 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर। ओके, देखने जाओ तो चैप्टर बहुत इजी है, प्रोवाइडेड आप प्रॉपरली रिवाइज करो कॉन्सेप्ट्स को। ओके, सो 10 मार्क्स का आएगा, और जो भी वेटेज दिया है ना उसमें गवर्नमेंट ने सॉरी इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली लिखा है कि +और -5% डेविएशन में ऑकर। ओके, डेविएशन हो सकता है, मतलब +5 -5 मार्क्स का इधर उधर हो जाए वेटेज जो दिया है उससे, बट यू कैन एक्सपेक्ट 10 मार्क्स तो आएगा ही आएगा इस यूनिट से, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इस चैप्टर से, कंप्लीट चैप्टर 7 से। ओके, आज के लिए यहीं पे रुकेंगे, थैंक यू एंड बाय बाय।